Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very important and an essential topic that is basic terminologies used in pharmacology. तो सबसे पहला है हमारे पास absorption, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. एब्जॉर्प्शन होता क्या है? एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच मेडिकेशंस आर टेकन इनटू द बॉडी. एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी में मेडिसिन जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, चाहे वो टेबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो या फिर कोई भी सिरप हो, वो बॉडी के अंदर कैसे एंटर होती है और ब्लड स्ट्रीम तक कैसे पहुंचती है. सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आपने पैरासिटामोल टैबलेट ली, वो पहले स्टमक में डिजोल्व होती है, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आती है, तभी उसका इफेक्ट जो है वो शो होता है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. दूसरा होता है एडवर्स इफेक्ट. क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? अनडिजायर्ड पोटेंशियली हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग, है ना. ये क्या होते हैं? ये साइड इफेक्ट्स ही होते हैं, बट ये क्या होता है? अनडिजायर्ड, जो हम नहीं चाहते. पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं. क्या होते हैं? जिनका पोटेंशियल होता है कि वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं. दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स का सिंपली मतलब होता है वो इफेक्ट जो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है और हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता. ये साइड इफेक्ट्स ही होते हैं जो कि ड्रग्स के साथ अनवांटेड आ जाते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते. फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं, उसके बाद किसी भी पेशेंट को, कोई पेशेंट ऐसा है जिसको रैशेस होते हैं या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो क्या है, वहां पे रैशेस होना या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना, दैट इज एडवर्स इफेक्ट. देन तीसरा होता है एगोनिस्ट. एगोनिस्ट क्या होता है? ड्रग दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर स्टिमुलेट्स द रिसेप्टर्स फंक्शन. ऐसा ड्रग जो रिसेप्टर पे क्या करता है? बाइंड करके उसकी फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है, उस रिसेप्टर की फंक्शन को स्टिमुलेट करता है. दैट इज एगोनिस्ट. मतलब एगोनिस्ट एक ऐसी ड्रग होती है जो बॉडी के रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसका एक्शन जो वो एक्टिवेट कर देती है, मतलब रिसेप्टर को ऑन कर देती है. से फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन की जब मैं बात करता हूँ, एड्रेनालिन क्या है? एक एगोनिस्ट है जो हार्ट के रिसेप्टर्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करके हार्ट रेट को बढ़ाता है. दैट इज एड्रेनालिन. ये क्या है? एक एगोनिस्ट की तरह वहां पे काम करता है. देन फोर्थ एंटागनिस्ट. एंटागनिस्ट क्या होता है? ड्रग ये भी ड्रग ही होता है. डेट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड प्रिवेंट्स अ रेस्पॉन्स. ऐसा ड्रग जो क्या करता है? वो भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, बट इट प्रिवेंट्स अ रेस्पॉन्स. ये क्या करता है? इसको स्विच ऑफ कर देता है. मतलब एंटागनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करता है, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि वो रिसेप्टर को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, ताकि नॉर्मल रेस्पॉन्स जो अभी तक आ रहा था उस ड्रग, अगर उस पर नॉर्मल ड्रग एक्ट करता है ना, एगोनिस्ट अगर एक्ट करता, उसको एक्टिवेट करता, बट इसने क्या किया? उल्टा किया. इसने क्या किया? उसको जो है क्या किया? इसके नॉर्मल रेस्पॉन्स को होने ही नहीं दिया, उसको ब्लॉक कर दिया. मतलब रिसेप्टर का स्विच ऑफ हो जाता है व्हेन जब इसके साथ क्या ऐड होता है? जब एंटागनिस्ट जो है इस रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड होता है. फॉर एग्जांपल अगर एट्रोपिन, आपको पता होगा, एट्रोपिन का अगर मैं बात करूं जो इमरजेंसी में यूज होता है, वो एक एंटागनिस्ट की तरह काम करता है, जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक कर देता है. अब इसने क्या किया? जहां पे एसिटाइल कोलिन को उस जिस साइट पे, जिस रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन को ऐड होना था, उस पे जाके ऐड हो गया. तो अब जिस जगह पे इसको ऐड होना था एसिटाइल कोलिन को, फिर इफेक्ट दिखाना था, अब एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो साइट ही जो है एट्रोपिन ने ब्लॉक कर दी. तो दैट इज व्हाट इज दैट? एंटागनिस्ट. ठीक है, एंटागनिस्ट ने इसका काम जो है वो खराब कर दिया. देन उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी मैंने पढ़ा दिया था. द अमाउंट ऑफ अनबाउंड ड्रग मॉलिक्यूल्स एबल टू कॉज अ डिजायर्ड इफेक्ट. वो अमाउंट जो अनबाउंड होता है ना ड्रग का, वो अमाउंट जो अनबाउंड रहता है, जो कि इफेक्ट दिखाने के लायक होता है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी. मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ड्रग का कितना हिस्सा ब्लड में इंटैक्ट फॉर्म में, मतलब विदाउट चेंज फॉर्म, है ना. इंटैक्ट मतलब जिसमें कोई भी खराबी, कोई भी चेंज नहीं होती, इंटैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे वो अपना असली डिजायर्ड इफेक्ट जो वो दिखा सके. सिर्फ फॉर एग्जांपल टेबलेट खाने के बाद उसका कुछ हिस्सा जो है, जब हम कोई भी टेबलेट लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है स्टमक एसिड जो है क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है. कुछ मेटाबॉलिज्म में चला जाता है, उसमें वो जो है टूट जाता है, और जो बचा कुचा वहां पे बचता है, जो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं. मतलब कि ऐसा पोर्शन ऑफ अ ड्रग जो कि इफेक्ट दिखाने के लायक है, जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी.
देन उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल सा वर्ड है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय आल्टरिंग डीएनए टू मेक ड्रग्स। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को आल्टर करके बैक्टीरिया से प्रोटीन्स या फिर मेडिसिन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की जब मैं बात करूँ जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, वो क्या है? वो एक बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, ठीक है। देन उसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मेटाबॉलिज्म और ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल इन द लिवर। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो मेनली लिवर में होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? ड्रग को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो बॉडी से आसानी से निकल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देन उसके बाद बोलस क्या होता है? बोलस क्या होता है? ड्रग डोज गिवन रैपिडली थ्रू दी आईवी रूट, वन टाइम रैपिड इन्फ्यूजन। मतलब बोलस का मतलब होता है एक ही बार में ज्यादा डोज को इंट्रावीनस रूट के थ्रू फास्ट पुश करना, और ये मोस्टली जो है इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है जहां हमें तुरंत इफेक्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइपोग्लाइसीमिया की बात करूं, हाइपो मतलब कम होना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है उसमें डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या करता है? ग्लूकोज का बोलस दे देते हैं ताकि शुगर लेवल जो है वो जल्दी से बढ़ जाए, ताकि पेशेंट जो है वो शॉक में ना जा सके, उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन जो है वो ट्रीट की जा सके, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा इडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट। क्या होता है? इडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट मतलब इट इज अ रियर अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स रिएक्शन टू अ ड्रग। मतलब इडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो रियर तो होता है और पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक तो रियर होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये पहले से प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। मतलब नॉर्मल डोज, जब हम नॉर्मल डोज भी देते हैं उस पर भी किसी पेशेंट में अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आ जाता है, दैट इज इडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट। और ये मोस्टली जो है देखा गया कि ये मोस्टली जो है जेनेटिक होता है या इंडिविजुअल की सेंसिटिविटी की वजह से होता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं एस्पिरिन की बात करूं, एस्पिरिन लेने के बाद कुछ पेशेंट्स में सीवियर एस्थमा अटैक हो जाता है ना, सीवियर एस्थमा अटैक हो जाता है जो एक लंग बहुत सीवियर लंग प्रॉब्लम है, और ये एक इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन कहलाता है जो सब पेशेंट में नहीं होता, सिर्फ रेयर केसेस में देखा जाता है, बहुत कम पेशेंट में देखा जाता है। देन उसके बाद सिंपल वर्ड है इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या मतलब होता है? रीजन और पर्पस फॉर गिविंग अ मेडिकेशन। क्या होता है? इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी ड्रग को क्यों दे रहे हैं, इसका क्या रीजन है, इसके पीछे क्या पर्पस है, हम क्यों दे रहे हैं। हर एक मेडिसिन जो है उसका एक अपना ऑब्वियस सी बात है, उसका अपना यूज होता है, अपना पर्पस होता है, अपना इंडिकेशन होता है, तभी तो देते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरास्टामोल की बात करूं, पैरास्टामोल का इंडिकेशन क्या है? ये फीवर को कम करता है, पेन से रिलीफ मिलता है जब हम पैरास्टामोल लेते हैं, तो ये क्या एक इंडिकेशन है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का इंडिकेशन है डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, दैट इज इंडिकेशन। देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ड्रग का ब्रेक डाउन होना जो मेनली लिवर में होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? ड्रग को ऐसे फॉर्म में बदल दिया जाता है जिससे वो आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, बॉडी से आसानी से क्या हो सके? निकल सके। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, इससे पहले भी मैंने अल्कोहल की बात करी थी, वो क्या होता है? वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है। अगर लिवर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता तो ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। अल्कोहल जो है ये क्या होगा? हमारी बॉडी में क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद आता है पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, फिर से यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। पेरेंटल का मतलब होता है एनी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रूट अदर देन द एलिमेंट्री कैनाल। पेरेंटल का मतलब होता है ऑरल रूट के अलावा कोई भी रूट, उसको हम पेरेंटल बोलते हैं। मतलब अगर मेडिसिन माउथ से नहीं दी जाती है तो वो पेरेंटल रूट कहलाएगी। माउथ के बगैर जिस भी रूट के थ्रू हम देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पेरेंटल रूट बोलते हैं। इसमें इंजेक्शंस आते हैं, जैसे इंट्रावीनस रूट हो गया, आईएम इंजेक्शन हो गया,
ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट, एससी इंजेक्शन मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आते हैं पेरेंट्रल में। फॉर एग्जांपल इंसुलिन की बात करूं, इंसुलिन इंजेक्शन में हमेशा जो है पेरेंट्रली दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको हमने ऑरली दिया है ना, अगर इसको ऑरली दिया जाता है तो वो स्टमक एसिड में पूरी की पूरी ड्रग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए हम जीआई ट्रैक को इसमें बाईपास करते हैं और इसको पेरेंट्रल रूट के थ्रू देते हैं। देन उसके बाद आता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स व्हाट इज दिस? स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। आपने सुना होगा फार्माकोडायनामिक्स इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग मतलब डायनामिक्स के डी से याद रखोगे, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फार्माकोडायनामिक्स सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है, यानी ड्रग के एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनामिक्स। से फॉर एग्जांपल अगर एड्रेनलिन की ड्रग जो होता है, एड्रेनलिन ड्रग की अगर बात करें वो हार्ट रेट बढ़ाता है, या मॉर्फिन की बात करें तो वो पेन को कम करता है, तो ये सब क्या है? ये एक फार्माकोडायनामिक्स के अंदर आता है। जब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे करता है, एड्रेनलिन हार्ट रेट को कैसे बढ़ाता है, मॉर्फिन जो है वो पेन लेवल को कैसे कम करता है, दिस इज कॉल्ड, जब हम इसको स्टडी करते हैं दैट इज फार्माकोडायनामिक्स। देन फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्शंस ऑफ ड्रग्स, जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है एंड एक्सक्रीशन आता है ना। इसमें हम बोलते हैं, कॉमनली हम इसको बोलते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है? फार्माकोकाइनेटिक्स की याद क्या रखना है कि सिंपल ट्रिक है, ड्रग के साथ बॉडी क्या करती है। इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। एब्जॉर्प्शन, ड्रग बॉडी में कैसे गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड से ड्रग जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म जो मैंने बता दिया, लिवर में ड्रग का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, दैट इज मेटाबॉलिज्म। एक्सक्रीशन, ड्रग बॉडी से बाहर कैसे निकली, किडनी के थ्रू निकली, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू या स्वेट के थ्रू निकली, कैसे बाहर निकली, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया गया तो उसका पूरा सफ़र अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलेंगे। टेबलेट खाने के जब हम टेबलेट खाते हैं तो उससे लेके ब्लड में एब्जॉर्ब होने तक, लिवर में मेटाबोलाइज होने तक और किडनी से एक्सक्रीट होने तक, ये सब जो है फार्माकोकाइनेटिक्स का एक प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू अटैच टू द रिसेप्टर साइट्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब जब ड्रग्स जो है हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती हैं, जब हम हमारी बॉडी में जो है हमारी बॉडी में ड्रग्स जाती हैं तो क्या होता है? वो ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन हो गया, उसके साथ क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। उससे क्या होगा? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रग जो है वो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती है ना, ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड जो है, उसकी बाइंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो उसका फ्री ड्रग लेवल जो है ब्लड में कम हो जाएगा। क्या होगा? अगर बाइंडिंग जो है, अगर ड्रग जो है वो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन जो ड्रग की थी वो ज़्यादा जो है बाइंड हो जाएगी इस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। ब्लड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, प्लाज्मा प्रोटीन जो जैसे एल्बुमिन हो गया, उसके साथ ज़्यादा जो है अटैच होंगे, बाइंड होंगे, तो उसका फ्री ड्रग लेवल क्या होगा? ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक है, और उसका इफेक्ट थोड़ा लेट और कंट्रोल्ड होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो ब्लड के थ्रू वो सेल्स तक जो है वो कम ही जाएगा, तो इफेक्ट भी जो है वो क्या होगा? कम ही आएगा। लेकिन क्या होगा? अगर ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होगी तो फ्री फॉर्म जो ड्रग की होगी वो फ्री फॉर्म में ही रहेगी और एक्शन जो है बहुत जल्द होगा, क्योंकि जब ड्रग फ्री होगी, ब्लड में नहीं रहेगी, तो ब्लड के साथ जाके वो सेल्स में जल्दी जो एक्ट करके वहाँ पे अपना एक्शन शो करेगी। याद क्या रखना है? प्लाज्मा बाइंडिंग जो है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो डिसाइड करता है कि ड्रग की ड्यूरेशन क्या होगी और उसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन क्या होगा। याद रखना है, प्रोटीन बाइंडिंग जो है, जितना ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगा वही डिसाइड करेगा, मतलब कि प्रोटीन बाइंडिंग ही डिसाइड करता है कि ड्रग की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ एक्शन क्या होगा।
देन उसके बाद आता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस विथ लिक्विड इन प्रेपरेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझे, सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, कुछ मेडिसिन पाउडर या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में आती हैं, उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर कोई भी ड्रग पाउडर फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम डायरेक्टली ड्रग्स को नहीं दे सकते पेशेंट को। इसीलिए उनको हम क्या करते हैं, पहले एक सूटेबल लिक्विड, मोस्टली जो जिसमें हमारे पास नॉर्मल सलाइन या फिर स्टीराइल वाटर आता है, उसके साथ मिक्स करके डिसॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हम पेशेंट्स को देते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं, लाइक सेफ्ट्रेक्सोन, वो इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है ना। सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक होता है जो कि इंजेक्शन या फिर पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके हम आईवी या फिर आईएम में देते हैं। याद क्या रखना है, ऑलवेज हमने क्या करना है, जब हम ये ड्रग देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो हमने क्या करना है, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो एसेप्टिक टेक्निक हमने जो है इसके दौरान जो है वो लेनी है। मतलब कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन जो है हमने कंटैमिनेशन से बचाना है ना, ताकि कंटैमिनेशन ना हो। देन उसके बाद आता है साइड इफेक्ट्स। ऑब्वियसली बात है, पता होगा, एक्सपेक्टेड बट अनइंटेंडेड एक्शन और इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। मतलब ड्रग जब अपना मेन काम कर रही होती है तभी कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड एक्शंस भी जो है हमें सामने देखने को मिलते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं। हमें पहले से पता होता है अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो क्या होगा, वो इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, है ना, बट अनवांटेड, हम वो नहीं चाहते बट फिर भी होता है, और ये हार्मफुल होते हैं या कभी कभी जो है माइल्ड लेवल पे जो है हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटीहिस्टामिन्स की बात करूं, वो क्या करते हैं, जो हम एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन साथ वो क्या करते हैं, जिस पेशेंट को हम ये ड्रग्स देते हैं उस पेशेंट को ज़्यादा नींद आने लगती है ना। ये इन ड्रग्स की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनको नींद आने लगती है। तो आपने याद क्या रखना है, यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट को पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो अवेयर रहें कि जब आप ये ड्रग उनको दे रहे हो उनको ये ऐसा ना लगे कि मुझे कोई दवा के फॉर्म में कुछ और दिया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आता है साइनर्जिस्ट। क्या आता है? साइनर्जिस्ट क्या होता है? मेडिकेशन डेट एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। मतलब एक ड्रग दूसरी ड्रग के एक्शन को और स्ट्रांग बना देती है, उसके एक्शन को बढ़ाती है, उसके इफेक्ट को बढ़ाती है, जिससे दोनों ड्रग्स जो है उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल जब हम कैफीन के साथ देते हैं, जब हम उनको एक साथ देते हैं तो पेन रिलीफ जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे याद रखना है, साइनर्जिस्ट ड्रग्स जो है उनको देने से क्या होता है, कभी कभी इफेक्ट जो है वो डेंजरसली हाई भी हो सकता है। इसीलिए जो है आपने क्या करना है, डोज कैलकुलेशन जो है उसका ध्यान रखना है। डोज कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है ताकि डेंजरस इफेक्ट्स आपको देखने को ना मिले। देन उसके बाद आता है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब क्या है, टॉपिकल रूट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम ड्रग्स देते हैं, अप्लाई करते हैं, पर्टेनिंग टू बीइंग अप्लाइड टू अ सरफेस। मतलब ड्रग्स को डायरेक्टली बॉडी के सरफेस, जैसे स्किन हो गया, आईज हो गए, हमारे ईयर्स हो गए, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, ईयर्स वगैरह, वेजिना वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, इन पर अप्लाई किया जाता है। से फॉर एग्जांपल जब हम स्किन पे ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स आइज में यूज़ करते हैं, ईयर ड्रॉप्स ईयर में यूज़ करते हैं, नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं, वो सारे टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इसी को हम बोलते हैं टॉपिकल। तो टॉपिकल ड्रग जो है याद रखना है वो मोस्टली लोकल इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसमें सिस्टमिक इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये हो गया टॉपिकल। देन उसके बाद आता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एडवर्स इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रीवियस एक्सपोजर टू अ ड्रग। मतलब पहले अगर पेशेंट किसी ड्रग से एक्सपोज हुआ है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। अगली बार जब वो ड्रग जो है वो दिया जाता है, फिर से अगर वही ड्रग सेम दिया जाता है तो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और एलर्जी रिएक्शन जो है वहाँ पे रिजल्ट होता है एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन इंजेक्शन से क्या होता है, जब हम पेनिसिलिन इंजेक्शन देते हैं उससे रैशेस होते हैं, इचिंग होती है ना, खुजली होती है पेशेंट को, स्वेलिंग, इरिटेबल बिहेवियर होता है पेशेंट का, स्वेलिंग या फिर एनाफाइलैक्सिस जो है वहाँ पे हो सकता है। दिस इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। याद रखना है हमेशा आपने क्या करना है, पेशेंट की ड्रग एलर्जी हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी ड्रग दे रहे हो तो उसको किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी है वो हिस्ट्री आपने कलेक्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा एनाल्जेसिक।
ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू रिलीव पेन। सिंपल शब्दों में एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? वो मेडिसिन होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। ये पेन को क्या करते हैं? क्योर नहीं करते, बस क्या करते हैं? उसको कम कर देती हैं ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल हम करा सकें, पेशेंट को कंफर्ट मिले, इसलिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैरास्टामॉल की बात करें जो माइल्ड पेन को रिड्यूस करता है, ट्रीट करता है, और मॉर्फिन जो है वो सेवियर पेन में हम यूज़ करते हैं। याद क्या रखना है? एनाल्जेसिस जो है जब हम उनको देते हैं, उनको देने से क्या होता है? पहले हमेशा पेन असेसमेंट स्केल जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। पेन असेसमेंट स्केल आपने यूज़ करनी है कि पेशेंट को कितनी पेन है, और देने के बाद रीअसेस करना भी ज़रूरी है। देने के बाद फिर से आपको पेन लेवल चेक करनी है टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग गिवन, ठीक है। देन उसके बाद आता है एनेस्थेटिक, ठीक है। अ सबस्टेंस दैट कॉजेज लैक ऑफ फीलिंग और अवेयरनेस। मतलब एनेस्थेटिक एक ऐसी मेडिसिन होती है जो फीलिंग या फिर अवेयरनेस को टेम्पररी ब्लॉक कर देती है, और ये मेनली सर्जरी या फिर पेनफुल प्रोसीजर्स में यूज़ होती है। से फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं हमारे पास में, जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स में एग्जांपल जैसे लिडोकेन हो गया, वो सिर्फ एक पार्ट को, बॉडी के पार्ट को नंब करता है, ठीक है। उसकी जो वहाँ पे फीलिंग होती है ना, उसको जो है वो नंब करता है ताकि उसको पेन ना हो। और जनरल एनेस्थेटिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपोफॉल हो गया, वो पूरे पेशेंट को क्या करता है? अनकॉन्शियस कर देता है। क्या होता है? अनकॉन्शियस कर देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी जो है वो नम पड़ जाती है, उसको कोई किसी भी चीज़ का पता नहीं रहता, उसको फिर कहीं पे भी पेन नहीं होता अगर आप कुछ भी करोगे उसके साथ। तो याद क्या रखना है? जनरल एनेस्थीसिया के बाद एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, जिसको ABC याद रखोगे, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया की वजह से ये चीज़ें आल्टर हो सकती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल मतलब एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया और सप्रेसेस देयर ग्रोथ और देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं, एंटी बैक्टीरियल वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो मार देती हैं, वो बैक्टीरिसाइडल कहलाएंगे, या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, उसको हम बैक्टीरिस्टैटिक बोल सकते हैं। स्टैटिक मतलब रुकना, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को जब रोकते हैं दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल, साइडल हो गया सुसाइड कराना, सॉरी सुसाइड नहीं मतलब मार देना, किल करना, दैट इज बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। दो चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सब क्या है? ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। तो याद क्या रखना है? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हमेशा कंप्लीट कोर्स तक लेनी चाहिए। ये नर्सिंग पॉइंट है कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो है इसका पूरा कोर्स हमने लेना होता है। कंप्लीट कोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा एंटी कन्वुल्सेंट। क्या होता है? एंटी कन्वुल्सेंट ये क्या होता है? मेडिकेशन यूज्ड टू कंट्रोल और प्रिवेंट सीजर्स, कन्वल्शंस बोलते हैं, और स्टॉप एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ सीजर। मतलब ये मेडिसिन क्या करते हैं? ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, जिसको हम सीजर्स बोलते हैं, जिससे क्या होता है? फिट्स या सीजर्स को रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेनिटॉइन हो गया, सोडियम वेलप्रोएट हो गया, ये क्या होते हैं? ये एंटी कन्वल्सेंट हो गए जो सीजर्स में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें याद रखना है, नर्सिंग पॉइंट है यहाँ पे, कि पेशेंट को रेगुलर मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना सीजर जो वो दोबारा से जो है आ सकते हैं पेशेंट में। देन उसके बाद एंटी डिमेंशिया ड्रग्स। क्या होते हैं एंटी डिमेंशिया ड्रग्स? These are pharmaceutical agents that may slow the progression or otherwise benefit patients with dementia of the Alzheimer's type। मतलब डिमेंशिया या फिर अल्जीमर डिजीज़ में पेशेंट का मेमोरी, थिंकिंग और रीजनिंग पावर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है? वो रिड्यूस होने जाता है, वो रिड्यूस होता जाता है और वो वीक होता जाता है, ठीक है। क्या क्या जो डिमेंशिया होता है, अल्जीमर डिजीज होती है में क्या होता है? पेशेंट की जो मेमोरी होती है, याद रखने की ताकत, थिंकिंग, उनकी थॉट प्रोसेस और रीजनिंग पावर जो वो धीरे धीरे क्या होती है? वीक होता है। एंटी डिमेंशिया ड्रग्स जो है इस प्रोग्रेशन को क्या करते हैं? स्लो डाउन करती हैं, लेकिन डिजीज़ को कम्प्लीटली, याद रखना है, ये डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर नहीं करती। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटी डिमेंशिया ड्रग्स कौन सी होती है? जैसे डोनेपेजिल हो गया, रिवास्टिगमाइन हो गया, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या है? ये एंटी डिमेंशिया ड्रग्स होती हैं। याद रखना है कि ये ड्रग्स जो मेनली
क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए जो है वो दी जाती हैं। और नर्सिंग रोल होता है कि पेशेंट को ओरिएंटेशन और डेली एक्टिविटीज़ में जो है हेल्प करना और असिस्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्रा इंडिकेशन। क्या होता है कंट्रा इंडिकेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज दिस? रीजन अगेंस्ट गिविंग अ पर्टिकुलर ड्रग। क्या? रीजन अगेंस्ट गिविंग अ पर्टिकुलर ड्रग मतलब कभी कभी पेशेंट को कोई ड्रग देना जो है वो अनसेफ होता है, तो उस कंडीशन को हम कंट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। मतलब कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम ड्रग्स जो है वो अवॉइड करते हैं। कोई ड्रग ऐसी होती है, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है तो वहाँ पे कोई ड्रग कंट्रा इंडिकेट होती है, मतलब कि वहाँ हम वो ड्रग नहीं दे सकते। दैट इज़ कंट्रा इंडिकेशन। से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पेशेंट है जिसको एस्थमा है तो उसको हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, वहाँ पे उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो करा सकता है, ठीक है। देन या फिर प्रेगनेंसी की बात करूं, प्रेगनेंसी में हम कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो कंट्रा इंडिकेट होती है, वो हम नहीं दे सकते, जैसे टेट्रासाइक्लिन होता है तो ये देना मना होता है वहाँ पे क्योंकि मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो याद रखें दिस इज़ कंट्रा इंडिकेशन। और नर्स जो है उसको हमेशा ड्रग देने से पहले पेशेंट हिस्ट्री और कंडीशन चेक करनी चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि कहीं कोई भी कंट्रा इंडिकेशन मत ना है, ठीक है, किसी भी ड्रग के रिलेटेड। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मेडिकेशन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जब ड्रग ब्लड में चली जाती है तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट होती है, इसी प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक देने के बाद वो इन्फेक्शन साइट तक पहुंचना जो है उसका पहुंचना आना बहुत ज़रूरी है, तभी काम करेगा। तो ये जो पहुंचना होता है इस इन्फेक्शन साइट तक एंटीबायोटिक का, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे ब्लड फ्लो हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गई और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन जो है वो इस पर काफ़ी इफेक्ट डालती है। अगर ब्लड फ्लो किसी भी साइड को ज़्यादा होगा, जिस साइड को ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो उस साइड पे उन सेल्स के पास, उन टिश्यूज़ के पास ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जिनके पास कम फ्लो होगा उनके पास कम जाएगा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कम होगा, ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, ब्लड में ही रहेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, ठीक है। देन उसके बाद ड्यूरेशन। ड्यूरेशन व्हाट इज़ ड्यूरेशन? टाइम बिटवीन ऑनसेट एंड डिसअपियरेंस ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। मतलब एक ड्रग जब अपना इफेक्ट स्टार्ट करती है, शुरू करती है, उसको हम ऑनसेट बोलते हैं, और जब तक वो इफेक्ट जो है उसका ख़त्म हो जाता है उसको हम डिसअपियरेंस बोलते हैं। उस टाइम पीरियड को हम ड्यूरेशन बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल पैरास्टामोल की अगर मैं बात करूं, उसका इफेक्ट 4 से 6 घंटे तक रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसका ड्यूरेशन है, 4 से 6 घंटे तक इसका इफेक्ट रहेगा। दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है। तो याद रखना है, नर्स को हमेशा डोज, टाइमिंग और ड्यूरेशन का ध्यान रखना चाहिए ताकि ओवरडोज या फिर जो है अंडरडोज ना हो, ठीक है। देन उसके बाद इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल बाउंड विद एन इमल्सिफायर। एक इमल्सिफायर होता है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर और ऑयल बाउंड जो सब्सटेंस होता है उसको मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफायर, दैट इज इमल्शन। मतलब जब वाटर और ऑयल को मिक्स करके एक स्टेबल सॉल्यूशन बनाया जाता है इमल्सिफायर की मदद से, इमल्सिफायर की हेल्प से, उसे हम इमल्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आईवी न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस हो गए, जैसे हमारे पास लिपिड इमल्शंस हो गए, तो वो इसकी एग्जांपल है। और याद रखना है इमल्शन सॉल्यूशंस को हमेशा प्रॉपरली हमने जो है शेक करके यूज़ करना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म मिक्सचर हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीरल। एंटीरल मतलब पर्टेनिंग टू द जीआई ट्रैक्ट एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी। मतलब जो ड्रग जीआई ट्रैक्ट लाइक माउथ से, स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से पास होती हैं उनके थ्रू दी जाती हैं, तो उन्हें एंटीरल रूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल और टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग हो गया। तो यहाँ पे याद रखना एंटीरल ड्रग्स को हमेशा जो है बिफोर या फिर आफ्टर मील जो है डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से जो है वो देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कॉम्प्लिकेशन से जो है बचाया जा सके। तो उसके बाद एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बॉडी। मतलब ड्रग जब अपना काम कर लेती है तो बॉडी उससे बाहर निकालती है, एक्सक्रीट आउट करती है, मेनली थ्रू द किडनी, लिवर, लंग्स या फिर स्किन, ठीक है। किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा तो यूरिन के फॉर्म में होगा, और अगर लिवर के थ्रू होगा तो बाइल के फॉर्म में होगा, लंग्स के थ्रू एक्सहेल्ड एयर के फॉर्म में जाएगा, या फिर स्किन के थ्रू जैसे स्वेट होता है तो उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी ड्रग,
फॉर एग्जांपल मोस्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट को किडनी फेलियर होता है तो ड्रग जो है वो एक्सक्रीशन उसका स्लो होगा, इसीलिए डोज जो है उसके हिसाब से हमने एडजस्ट करना होता है, ठीक है।